नमस्कार। भारत इनोवेट की 2 दिन की इस कॉन्क्लेव की अंतिम क्षण में उपस्थित मंच पे आदरणीय राधाकृष्णन जी, देश की जाने माने वैज्ञानिक, देश की साइंस एंड टेक्नोलॉजी डिपार्टमेंट के सेक्रेटरी आदरणीय अभय करंदीकर जी, एजुकेशन डिपार्टमेंट के सेक्रेटरी आदरणीय विनीत जोशी जी और आईआईटी बॉम्बे की डायरेक्टर आदरणीय प्रोफेसर शिरीष केदारे जी और यहाँ उपस्थित सभी महानुभाव, उद्योग जगत, फंड, एकेडमिया, पॉलिसी इंचार्ज और विशेष करके स्टूडेंट्स मित्र और जो स्टार्टअप की इकोसिस्टम से जुड़े हुए अन्य सभी स्टेक होल्डर्स और पत्रकार मित्रों, मैं आप सभी को आज के इस महत्वपूर्ण कार्यक्रम के लिए पार्टिसिपेट करने के लिए शुभेच्छा देता हूं। मित्रों, इस 2 दिन की कॉन्क्लेव में जो हुआ उससे सबसे कम जानकारी मेरे पास है, क्योंकि पिछले 2 दिन से आप इसमें इन्वॉल्व हो। इस डीप टेक्नोलॉजी स्टार्टअप्स कन्वेंशन में आप डीपली इन्वॉल्व हो। मेरे को आज आपने एक अवसर दिया, यहाँ मेरे को बताया गया एक देश में पहली बार, भले ही हम आने वाले जून में भारत इनोवेट की एक प्रकार से लॉन्चिंग ग्लोबल प्लेटफॉर्म पे होने जा रहा है और होने जा रहा है माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की लीडरशिप में, फ्रांस की राष्ट्रपति जी की उपस्थिति में जून में एक प्रकार से भारत इनोवेट्स ग्लोबल लॉन्चिंग होने वाला है। उसकी तैयारी में पिछले साल जुलाई से जो प्रक्रिया चल रही है, 3000 स्टार्टअप्स को, इनोवेशंस को इकट्ठा करके आज पिछले बीते काल और आज 2 दिन में 138 इनोवेशंस को, डीप टेक्नोलॉजी को यहां प्रदर्शित किया गया। उसमें अवसर मेरे को मिला कुछ टेक्नोलॉजी को समझने के लिए और मैं जितना उसको अनुभव किया, मैं पूरा विश्वास रखता हूं भारत आप लोगों के नेतृत्व में न केवल भारत की आवश्यकता को पूरा करेगी, ग्लोबल चैलेंजेस को पूरा करेगी, विशेष करके ग्लोबल साउथ की, विश्व की इमर्जिंग इकोनॉमी की, गरीब देशों की लो कॉस्ट इकोनॉमी को भारत इनोवेट आने वाले दिनों में एक बहुत बड़ी आंसर करके इमर्ज करेगी। मैं आज की टेक्नोलॉजी को देखा, मैं पूरा कॉन्फिडेंट के साथ आपको शुभेच्छा देता हूं। आने वाले 1 दशक में भारत उन सेक्टर में लीडरशिप पोजीशन पे आएगा, उसमें हमें कोई दो राय नहीं है। मित्रों, भारत को लंबे समय से अनेक लोग समीक्षा कर रहे हैं। मैं आपके सामने में कोई नई विषय नहीं कह रहा हूं, लेकिन मैं आपके सामने एक विषय को दोहराना चाहता हूं। आस्पी करके ऑस्ट्रेलिया की एक थिंक टैंक टेक्नोलॉजी ट्रैकर विश्व के कई देशों की इनोवेशन और टेक्नोलॉजी प्रिपेयर्डनेस के ऊपर अपना असेसमेंट ट्रैकिंग कर रहा है। उसकी जो लेटेस्ट रिपोर्ट आई है, भारत विश्व की 5 बड़े देशों के अंदर आपने स्थान रखा है इनोवेशन में, डीप टेक्नोलॉजी में। उन्होंने 64 टेक्नोलॉजी के ऊपर ट्रैकिंग किया है। उसमें से भारत 45 टेक्नोलॉजी में प्रमुख स्थान पे दिख रहा है। यह इंडिकेट कर रहा है भारत की टेक्नोलॉजी प्रिपेयर्डनेस की गहराई कितना है। ग्लोबल इनोवेशन रैंकिंग में भारत आज 38 पोजीशन पे है। 15 में हमारी पोजीशन 81 था। ग्लोबल यूनिकॉर्न की हिसाब में भारत आज तीसरे स्थान पे है 125 यूनिकॉर्न के साथ। अभी स्टैनफोर्ड एआई इंडेक्स रिपोर्ट 2025 में भारत एआई टैलेंट और इंफ्रास्ट्रक्चर में दुनिया के तीसरे नंबर के स्थान पे है। अभी हमने ग्लोबल एआई इंपैक्ट समिट को भी समाप्त किया है।
एआई टैलेंट कंसंट्रेशन भारत में पिछले 2016 से 26 तक 10 साल में 3 गुना जंप किया है। आज भी उसकी प्रतिफलन हमें इस 2 दिन की कॉन्क्लेव में दिखने को मिला। मित्रों, आने वाले जून महीने में जिसे कहा गया कि फ्रांस में एक ग्लोबल इवेंट होगा, एक प्रकार से भारत की 140 करोड़ लोगों की अपेक्षा आकांक्षा को जो लोग जाएंगे उसको रिफ्लेक्ट करेंगे, और हम लोग उनको सिलेक्ट करने की प्रक्रिया में, ऐसा नहीं कि मैं 138 टेक्नोलॉजी यहां पहुंचा है और कई टेक्नोलॉजी को मैं बाहर से ही देखा हूं पहले भी, ये सब अपने आप में अनोखा है, सब अपने आप में डिसरप्टिव है, सब अपने आप में पाथ ब्रेकिंग है। लेकिन कंपटीशन होता है। कंपटीशन के थ्रू चैलेंज मेथड पे कुछ प्रोजेक्ट जाएंगे, इसका अर्थ नहीं है कि बाकी लोग उसमें पार्टिसिपेशन जो किए थे उनकी स्तर नहीं है। मित्रों, 2047 में हमारी लक्ष्य है भारत को एक डेवलप्ड इकोनॉमी बनाना, विकसित भारत बनाना। विकसित भारत बनाने की सबसे ज्यादा दायित्व भारत की एकेडेमिया के ऊपर है, भारत की उद्योग जगत पे है, भारत की फाइनेंशियल इंडस्ट्री पे है और भारत की नई पीढ़ी के ऊपर है। आइडिएशन में प्रारंभ करके इनोवेशन तक पहुंचने में पिछले 12 सालों में भारत सरकार ने इनोवेशन को प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में एक प्रमुख विषय बनाया है। स्कूल एजुकेशन सिस्टम में टिंकरिंग लैब बनाना हो या 1 लाख करोड़ रुपया की आरडीआई फंडिंग की व्यवस्था करना हो या 50 रिसर्च पार्क बनाने की कल्पना हो, आज स्टेम एजुकेशन में दुनिया के अंदर जो कुछ जगह पे लड़की यानी गर्ल स्टूडेंट अच्छा कर रहे हैं, भारत उसमें से प्रमुख 1-2 स्थान पे बैठा। भारत की टैलेंट पूल अपने कैपेसिटी दुनिया के सामने कई बार प्रमाणित किया है, लेकिन मित्रों इस प्रमाण में इस बार के प्रयास में थोड़ा फर्क करना पड़ेगा। भारत की आईआईटियंस, भारत की आईआईएम से पढ़े हुए स्टूडेंट्स, भारत की टायर 2, टायर 3 सिटी में पढ़े हुए और उस प्रकार की कॉलेज से पढ़े हुए टैलेंट पूल आज दुनिया की लीडरशिप पोजीशन पे है। भारत की टैलेंट पूल ऊपर गया है, अपना छाप छोड़ा है। लेकिन मित्रों, आज समय आया है इंडिया फास्ट की अप्रोच लेना। भारत दुनिया की सबसे बड़ा अर्थनीति बनने वाला है। आज भी हम 4th लार्जेस्ट इकोनॉमी है। चंद सालों में हम प्रमुख स्थान पर पहुंच ही जाएंगे। उस समय भारत के एस्पिरेशनल सोसाइटी की जो परचेजिंग कैपेसिटी होगा, जो नई प्रकार की जिंदगी की खोज होगी, उसकी आवश्यकता को पूरा करना हमारे दायित्व बनता है। उसमें सिर्फ ईज डेवलप नहीं करना, उसमें सिर्फ मटेरियल कंफर्ट नहीं ढूंढना। भारत में व्यक्ति की जिंदगी की एक सोच है। देयर इज ए मेथड इन इंडियन सोसाइटी। सारे चीजों में भारत की एक आइडिया है, भारत की एक सोच है, और ये सोच कॉन्टेम्पररी नहीं है। भारत की सोच गहरा है, हजारों साल पुरानी है। आज इस पीढ़ी के दायित्व बनता है उस बड़ी विरासत को आज की कॉन्टेम्पररी और कॉन्टेक्चुअल करना, यह हमारी दायित्व है। भारत इनोवेट उस दायित्व को आगे बढ़ाएगा, यह मेरा पूरा विश्वास है। और आज आपसे मिलने की पहले मैंने उद्योग जगत की, फंड की और एकेडेमिया के कुछ मित्रों को मिलने का अवसर मिला। मैंने उनको वहां आश्वस्त, कई लोगों ने सुझाव दिया कि इसके एक इंस्टीट्यूशनल फ्रेमवर्क में कन्वर्ट किया जाए। मैं आज की मंच पे इसको सूचित करता हूं, एक आपके सामने इस विषय को रखता हूं। आने वाले दिनों में इसको एक इंस्टीट्यूशनल फ्रेमवर्क में परिवर्तित करना, जिसमें भारत की नई पीढ़ी की इनोवेशन को एक प्रोडक्ट तक पहुंचाने की हमारी प्रयास सफल होगी। भारत में रिसर्च की कोई कमी नहीं है। भारत में
पब्लिकेशन, साइटेशन की कोई कमी नहीं है। मित्रों, आज आवश्यकता है भारत की प्रोडक्ट पीएचडी के बारे में। जब तक हम हमारी समस्या के ऊपर शोध नहीं करेंगे, समस्या यानी रोजमर्रा की जिंदगी से लेकर देश की फ्यूचर मॉडल की जो आवश्यकता है वो क्या है, उसमें गहन अध्ययन की आवश्यकता है, उसमें टेक्नोलॉजी कंपोनेंट क्या लगेगी, उसकी सोशल इंपैक्ट क्या है, कि उसकी सस्टेनेबिलिटी एस्पेक्ट क्या होगा। भारत में 600 मिलियन मीट्रिक टन कूड़े हैं, बायोमास पड़ा है। भारत के इनोवेटर उस काम पे लगे हैं, लेकिन उसको कमर्शियल मॉडल अगर हम बनाते हैं, शायद भारत की हेल्थ एक्सपेंडिचर घट जाएगी। हमारी एक जगह की इनोवेशन सिर्फ एक सेक्टर की काम नहीं करेगा। भारत की एनर्जी रिक्वायरमेंट, आज दुनिया में हम लोग एक नई परिस्थिति में खड़े हैं। उस 600 मिलियन मीट्रिक टन की बायोमास अगर एनर्जी में कन्वर्ट होता है तो शायद हम नेट एनर्जी एक्सपोर्टर भी बन सकते हैं। हाइड्रोजन की जो चैलेंजेस है, हाइड्रोजन एनर्जी की जो चैलेंज है, शायद हम भारत उस सेक्टर में ग्लोबल लीडरशिप पोजीशन में पहुंच सकता है। भारत में बायोटेक्नोलॉजी में, भारत में बायोमेडिसिन में हम फ्रंटियर पोजीशन पे अभी भी खड़े हैं मित्र। लेकिन इसकी जो चुनौती है, इसकी चुनौती है वैली ऑफ डेथ में नहीं घुसना। मेरे सामने सारे आईआईटीएंस बैठे, अभी भी मेरे मित्र डॉक्टर केदारे मेरे बहुत पुराने मित्र हैं, लेकिन वो बॉम्बे आईआईटी से बाहर नहीं जाते हैं। अच्छा, आप भी कोई बाहर नहीं आते हो? सब मैंने आके पहले प्रणाम किया, सब शंकराचार्य समूह को मेरा कोटि कोटि प्रणाम। लेकिन मित्रों, मैं सार्वजनिक रूप में कहता हूं, ये ग्लास सीलिंग को तोड़ना पड़ेगा। हम मोनाश यूनिवर्सिटी में कोलैबोरेटिव रिसर्च कर रहे हैं, हम विश्व की अच्छी यूनिवर्सिटी में कोलैबोरेटिव इनोवेशन कर रहे हैं, लेकिन हम मुंबई और दिल्ली इकट्ठा नहीं कर पाएंगे। इंडिविजुअल हम तो फैकल्टी, हमारे रंगन बैनर्जी बहुत व्यस्त होंगे, शायद यहीं से गए हैं। भारत तैयारी कर रहे हैं फ्रांस जाने के लिए, उनको समय नहीं हुआ यहां आने के लिए। सेक्रेटरी साहब को शायद बताए होंगे, निश्चित रूप में और कोई बड़े काम पे लगे होंगे। मित्रों, ये नहीं चलेगा। इसलिए मैंने सर्वप्रथम शंकराचार्य समूह को कहा, आपको नेतृत्व करना है, हमें इंडस्ट्री को साथ में जोड़ना है, हमें एमएनसीज को साथ में जोड़ना है, हमें सोसाइटी की आवश्यकता को समझना पड़ेगा। हाँ, हमारी इनोवेशन भारत की 140 करोड़ के लोगों की हेल्थ चैलेंजेस की सॉल्यूशन निकाल सकता है, जिंदगी की अवधि भी बढ़ा सकता है, देश की प्रोडक्टिविटी बढ़ा सकता है। इसके लिए सभी को, जो प्रधानमंत्री जी कहते हैं, 140 करोड़ देशवासियों को एक एक कदम आगे बढ़ना पड़ेगा। एक एक कदम बढ़ना सिर्फ एक स्लोगन नहीं है, एक एक कदम बढ़ना अपने अपने हिस्से की दायित्व लेना। भारत में डीप टेक्नोलॉजी को भारत सरकार सबसे प्राथमिकता देती है। अनुसंधान नेशनल रिसर्च फाउंडेशन में उस रिसर्च को नेक्स्ट लेवल तक ले जाने के लिए आर्थिक व्यवस्था बनाए जा रहे हैं। उसकी स्वयं हमारे डीएसटी की सेक्रेटरी उसकी एनआरएफ की दायित्व में है। कल यहां पीएसए खुद उपस्थित थे। लेकिन मित्रों, इस विषय को हमें और मिलके, हमारी सारे अपेक्षा, देश की अपेक्षा हमारी ऊपर है। 2047 में देश को डेवलप्ड इकोनॉमी में परिवर्तित करना है, तो भारत कम से कम 1000 टेक्नोलॉजी की लीडरशिप पोजीशन में होनी चाहिए। हम एक लेवल प्लेइंग फील्ड तक पहुंचे हैं। अभी हमारी काम होता है कि हम और मैंने एक अनुमानिक हिसाब कह रहा हूं, ग्लोबल पॉपुलेशन की 2/3 पॉपुलेशन भारत की इनोवेशन पे निर्भर करेगा।
वेस्टर्न ब्लॉक की जो महंगा कॉस्टली टेक्नोलॉजी है, ग्लोबल साउथ उसको अफोर्ड नहीं कर पाएगा। भारत की टेक्नोलॉजी से दुनिया जुड़ना चाहता है। हमने अपना कैपेसिटी को प्रूव किया है। डिजिटल ट्रांजैक्शन में दुनिया की मॉडल भारत बना हुआ है। अफोर्डेबल हेल्थ केयर में अभी भी भारत में और भी काम करना बाकी है, फिर भी भारत में अफोर्डेबल हेल्थ केयर में भारत एक मॉडल खड़ा किया है। जेनेरिक मेडिसिन में भारत अपने आप में अपना विश्व की दायित्व लिया है। ये कुछ जगह की बात मैंने बताई, कुछ सेक्टर की बात बताई, और काम बाकी है, और काम बाकी है। ये सारे को पूरा करने के लिए हमको लॉन्ग टर्म स्ट्रैटेजी बना के इस टेक्नोलॉजी को पब्लिक पर्पस में कन्वर्ट करना, ये हम सभी के दायित्व है। मैं आप सबको फिर एक बार शुभेच्छा देता हूं इस टेक्नोलॉजी मिशन पे जुड़ने के लिए। आने वाले दिनों में इंस्टीट्यूशन लेवल पे और बिगर फोरम पे और पैन इंडिया स्तर पे इस इंटरेक्शन को आगे बढ़ाएंगे। एक सामूहिक प्रयास से न केवल हमारी देश की आवश्यकता, विश्व की आवश्यकता को पूरा करने की दायित्व हमारे ऊपर है। आप सभी को फिर एक बार अनेक अनेक धन्यवाद और शुभेच्छा।